हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। यूपीएचईएससी जो अब यूपीएसएससी हो गया है, इसके एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। जो इसके फॉर्म भरे जा चुके हैं ऑलरेडी, हो सकता है फॉर्म वापस रीओपन हो या फिर नई वैकेंसी आने की भी बात चल रही है। दोनों ही पॉसिबिलिटी है। ये एग्जाम का इसमें प्रोसेस शुरू हो गया है, तो आप भी अब तैयारी शुरू कर दीजिए और बाकी चीजों का वेट करने के बजाय आपके सिलेबस को यहाँ कंप्लीट करवाया जाएगा। टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो टेस्ट सीरीज इस नंबर पे कांटेक्ट करके वेबसाइट पे जाके या वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है और किसी को टेस्ट वगैरह नहीं मिला है तो इस नंबर पे मैसेज छोड़ दीजिए आप अपना, आपको इवनिंग में सेंड कर दिया जाएगा। आज जो टॉपिक है आपके सिलेबस में है इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, और उसी का टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री का 1857 का जो रिवोल्ट है, 1857 का विद्रोह, 1857 की क्रांति, उससे जुड़ा ये टॉपिक है। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपके एग्जाम के जो लेवल है या क्या पॉसिबिलिटी है आपके एग्जाम में इस टॉपिक से आने की। देखिए, इस टॉपिक से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है ये कब शुरू हुआ था। 1857 का विद्रोह डेट पूछी जा सकती है, या फिर किस जगह से शुरू हुआ था। अब इसमें दो तीन वजह है। इसके सैन्य कारण क्या थे, जो मिलिट्री कॉज थे, इसके पॉलिटिकल रीजंस क्या थे, राजनीतिक या फिर आर्थिक कारण क्या थे इसके, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा, यहां से पूछा जा सकता है आपसे कि ये कहां पे किन किन इसके केंद्र कौन से थे, सेंटर पॉइंट कौन से थे, सेंटर कौन से थे जहां ये विद्रोह हुआ, किस किस जगह पे 1857 का विद्रोह हुआ। या जहां पे विद्रोह हुआ, सपोज लखनऊ में हुआ तो लखनऊ में किसने लीड किया, कानपुर में हुआ तो कानपुर में किसने लीड किया था विद्रोह को, ये पूछा जा सकता है। या फिर जैसे लखनऊ में विद्रोह हुआ तो उस विद्रोह को सप्रेस किसने किया, उसका दमन किसने किया, उस विद्रोह को खत्म किसने किया। उस टाइम जो ब्रिटिशर्स रहा होगा वहां पे उसने किया होगा, तो उस ब्रिटिशर्स का नाम, जो भी ब्रिटिश अधिकारी होगा या जो भी ब्रिटिशर्स की ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस टाइम पे, ये डायरेक्ट ब्रिटिश रूल तो इसके बाद में ही आया है, ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपसे इसमें से पूछा जा सकता है कई बुक्स लिखी गई है 1857 के विद्रोह के बारे में, तो बुक्स का पूछा जा सकता है कि ये बुक किसने लिखी है, या फिर उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था, वायसराय कौन था, या फिर ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर कौन था उस टाइम पे। ये पॉसिबल क्वेश्चन है जिनकी आपको तैयारी करनी है, और एक एक करके हम इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलरिटी बनी रहेगी। और भी कोई क्वेरी है कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। 1857 का भारतीय विद्रोह, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये ध्यान रखना उस टाइम तक ईस्ट इंडिया कंपनी का ही शासन था, ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट रूल नहीं था, ईस्ट इंडिया कंपनी का ही रूल था यहाँ पे 1857 तक। और ये असफल क्यों रहा, ये भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इसको कई नाम दिए गए हैं, अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम दिया है। जैसे ब्रिटिश जो हिस्टोरिकन है, इतिहासकार हैं, उन्होंने सिपाही विद्रोह कहा है, सिपोही म्यूटिनी। भारतीय विद्रोह, महान विद्रोह, इसको भारतीय इतिहासकारों ने कहा है। 1857 का विद्रोह, भारतीय विद्रोह और स्वतंत्रता का पहला युद्ध, ये वीडी सावरकर ने कहा है, जो ज्यादातर एग्जाम्स में पूछा जाता है। अब देखते हैं इसके कारण क्या थे, इस विद्रोह के रीजन क्या थे, राजनीतिक कारण क्या थे। पहला जो राजनीतिक कारण था, अंग्रेजों की विस्तारवाद की नीति। अंग्रेज अपने जो उस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अपना धीरे धीरे विस्तार कर रही थी, क्योंकि बड़ी संख्या में, एक तो विस्तारवाद की नीति और व्यपगत का सिद्धांत। ये व्यपगत का सिद्धांत है जो एग्जाम में पूछा जाता है। आप इसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से भी पूछते हैं, इसको राज्य हड़पने की नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या व्यपगत का सिद्धांत, किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। बड़ी संख्या में भारतीय शासक और प्रमुखों को हटा दिया गया था, जिससे जो सत्तारूढ़ परिवार थे उनके मन में भय पैदा हो गया था, क्योंकि उस टाइम पे राजा रजवाड़े हुआ करते थे, तो उनको बड़ी संख्या में उनके राज्य हड़प लिए गए थे। जैसे अडॉप्ट था, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जो पुत्र था, दत्तक पुत्र थे, अडॉप्ट किया था, उसको बैठने की अनुमति नहीं दी थी सिंहासन पे, कि
अब अगला जो होगा ये दत्तक पुत्र होगा, तो ये मना कर दिया था, अनुमति नहीं दी गई थी। जिनके कोई आगे वंश चलाने वाला या जिनके पुत्र नहीं था, उनको आगे सिंहासन पे बैठने की अनुमति नहीं थी। अगर पुत्री है तो वो वैसे ही उस टाइम पे नहीं बिठाते थे, और अंग्रेजों ने भी मना कर रखा था कि ये सब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में ही आता है। और ये किसने शुरू किया था? डलहौजी का था ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। व्यपगत का सिद्धांत डलहौजी का था। इसका पालन करते हुए डलहौजी ने, अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि डलहौजी ने अपने व्यपगत के सिद्धांत का पालन करते हुए कौन कौन से रियासतों को अधिकार में लिया था? तो सतारा, नागपुर और झांसी, ये जैसी कई रियासतों को अपने अधिकार में ले लिया था। इसके अलावा जैतपुर, संबलपुर और उदयपुर भी डलहौजी ने ये व्यपगत का सिद्धांत, राज्य हड़प की नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत इनको हड़प लिया था। इसलिए इनमें रोष था, गुस्सा था इनके ब्रिटिशर्स के प्रति। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध को भी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन कर लिया, जिससे हजारों लोग, अधिकारी और सैनिक बेरोजगार हो गए थे अवध में। और इस कार्रवाई ने एक वफादार राज्य अवध में असंतोष पैदा किया और षड्यंत्र के अड्डे के रूप में इसको परिवर्तित कर दिया अवध को। तो ये थे कुछ राजनीतिक कारण। दूसरा जो व्यपगत का सिद्धांत जिसकी बात कर रहे हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, 1840 के अंत में लॉर्ड डलहौजी ने पहली बार ये व्यपगत का सिद्धांत शुरू किया था। और इसमें क्या था कि किसी भी शासक के निसंतान होने पर उसे उत्तराधिकारी के रूप में गोद लेने का अधिकार नहीं था। किसी शासक के अगर संतान नहीं है तो उसे अपने उत्तराधिकारी को गोद लेने का अधिकार नहीं था। और शासक की, अगर कोई राजा है, उसकी मृत्यु के बाद सत्ता का त्याग करने पर उसके शासन पर कब्जा कर लिया जाता था ब्रिटिशर्स के द्वारा, जो उस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी थी यहाँ पे। और इससे लोगों में गुस्सा हो चुका था। कई लोग अपना जो बेनिफिट का पद था, लाभ का पद था, वो खो चुके थे। तो ये तो था मेन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। सामाजिक और धार्मिक कारण क्या थे? इसके सोशियो रिलीजियस कारण भी थे। इसमें क्या था कि जो अंग्रेजों ने भारतीय थे उनके साथ में अमानवीय व्यवहार करना शुरू कर दिया गया था। और भारत में तेजी से फैल रही जो वेस्टर्न कल्चर फैल रहा था, उसके कारण आबादी का एक बड़ा वर्ग चिंतित था। अंग्रेजों का रहन सहन हो, उनका व्यवहार हो और उनके उद्योग आविष्कार हो, इसका भारत की जो यहाँ की परंपराएं हैं, सामाजिक मान्यताएं हैं, उन पे फर्क असर पड़ रहा था। इसीलिए भी एक बड़ा वर्ग चिंतित था उनके कल्चर की वजह से, और वो तेजी से फैला रहे थे। और इसका देखिए 1850 में एक अधिनियम लाए वो, और इसमें जो वंशानुक्रम में हिंदू कानून को उन्होंने बदल दिया। 1850 में ये हिंदू कानून को बदल दिया उन्होंने, और कोई भी ईसाई धर्म अपना लेता था उसका प्रमोशन कर दिया जाता था। अगर कोई भारतीय है और वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो या किसी और धर्म से हो, उसने अगर ईसाई धर्म अपना लिया तो वो उसका प्रमोशन दे देते थे। और जो भारतीय धर्म का पालन करते थे उनको सभी प्रकार से अपमानित किया जाता था। और इससे लोगों को ये संदेह होने लग गया था, लोगों को डाउट होने लग गया था कि अंग्रेज भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तन करने की योजना बना रहे हैं। अभी भी काफी बड़े स्केल पे चल रहा है ये कन्वर्जन का, लेकिन ये उस टाइम पे अंग्रेजों ने शुरू किया था। इसके बाद में क्या हुआ, ये तो कुछ रिलीजियस मैटर थे। सोशल क्या रहे इसके? सती प्रथा। सती प्रथा एक कुरीति हुआ करती थी, उसको, और जो कन्या भ्रूण हत्या है, इन प्रथाओं को समाप्त करने और विधवा पुनर्विवाह को वैध बनाने वाले कानून को स्थापित सामाजिक संरचना के लिए खतरा माना गया। जो सती प्रथा थी, जैसे किसी का हस्बैंड है, वो उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो सती हो जाती थी। वो भी जैसे एक तरीके से खुद को मर जाना, सुसाइड करना, आग में जल जाना, इस तरीके की अलग अलग चीजें थी। तो ये था। और कन्या भ्रूण हत्या, ये इनको समाप्त किया अंग्रेजों ने। और जो विडो रीमैरिज एक्ट है, इसको वैध बनाने के लिए कानून लाए गए वो। इससे भी लोगों में सामाजिक संरचना को खतरा माना उस टाइम पे। शिक्षा ग्रहण करने के लिए जो पश्चिमी तरीके हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों की रूढ़िवादिता को भी सीधी चुनौती दे रहे थे। इन्होंने जो शिक्षा एजुकेशन शुरू किया था, उसमें क्या है, जो वेस्टर्न तरीका था उससे यहाँ के जो हिंदू और मुस्लिम थे उनकी जो रूढ़िवादिता थी उसको सीधी चुनौती मिल रही थी।
उसके बाद क्या हुआ कि अब देखिए, जब इनकी हर चीज में डाउट करना शुरू कर दिया तो इन्होंने रेलवे और टेलीग्राफ की शुरुआत की थी, उसको भी ये डाउटफुल देख रहे थे। यहाँ पे सभी लोग संदेह की दृष्टि से देखा गया था। अब इसके आर्थिक कारण क्या थे? आर्थिक कारण थे कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में किसान और जमींदार थे, उनपे काफी भारी टैक्स या फिर लगान ये वसूलने के तरीके सख्त कर दिए गए थे। मतलब जोर जबरदस्ती या लोगों को प्रताड़ित करके उनको टैक्स लिया जा रहा था, लगान लिया जा रहा था, इससे भी लोग परेशान थे। और इसका क्या था कि अधिक संख्या में जो लोग महाजनों से कर्ज लिए थे उसको चुकाने में असमर्थ थे, क्योंकि जो कोई जमींदार महाजन उससे कर्ज ले लिया, उस टाइम पे जो कोई बड़ा पैसे वाला हुआ करता था, अब उसका कर्ज कैसे चुकाएगा किसान, क्योंकि सारा तो टैक्स लगान ये अंग्रेज ले लेते थे, जिसकी वजह से उनकी पुरानी जो जमीन थी पीढ़ियों की, वो भी हाथ से निकलती जा रही थी। ये आज भी कई जगह होता है कि कई लोग हैं जो किसी को से पैसा लेते हैं, फिर उसके बाद जो जमीन वगैरह का कर देते हैं, और फिर वो मनमाना उससे है जो ब्याज वगैरह लेते हैं और वो चुका नहीं पाते हैं। नाजायज परेशान करने का तरीका। बड़ी संख्या में सिपाही खुद किसान वर्ग से थे। ब्रिटिशर्स के जो सोल्जर थे, आर्मी थी जिसमें सिपाही थे, वो भी ज्यादातर किसान वर्ग से थे। आज भी हमारी आर्मी में ज्यादातर है जो फार्मर्स वर्ग से होंगे, जिनके बैकग्राउंड है जो किसान वर्ग ही होगा, क्योंकि वैसे भी हमारे यहाँ जो पॉपुलेशन है ज्यादातर फार्मर्स ये बैकग्राउंड है। वे अपने परिवार और गांव को छोड़कर आए थे, इसलिए किसानों का गुस्सा जल्दी सिपाहियों में भी फैलने लग गया था। परिवार वालों को दुखी देख के, उनपे अत्याचार देख के, और जो सिपाही थे वो भी गुस्सा हो गए थे, उनमें भी रोष था, गुस्सा था। और इसके बाद क्या हुआ कि जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ये लाए इंग्लैंड में, औद्योगिक क्रांति, इसके बाद जो ब्रिटिशर्स निर्मित वस्तुएं थी उनका प्रवेश भारत में इन्होंने शुरू कर दिया। ब्रिटिशर्स यहाँ पे उनकी चीजों को लाने लग गए थे ब्रिटेन से, जो ब्रिटेन में बनी हुई चीजें थी उनको यहाँ लाने लग गए थे इंडियन मार्केट में। और इसका असर हुआ, भारत का जो कपड़ा उद्योग था वो बर्बाद हो गया एक तरीके से। ब्रिटिशर्स का जो मशीन से निर्मित चीजें थी, वो भारत की जो हस्तकला है, हाथ से बना हुआ जो उद्योग था, उसको इन्होंने काफी नुकसान पहुंचाया। इससे भी लोगों में रोष फैलने लगा। तो एक काफी सारी वजह थी। अब इसके सैन्य कारण क्या थे? 1857 के एक विद्रोह को एक सिपाही विद्रोह के रूप में शुरू हुआ था। ये बिल्कुल सही है कि ये शुरू एक सिपाही विद्रोह के रूप में ही हुआ था। भारत में ब्रिटिश सैनिकों के बीच में जो भारतीय सिपाही थे उनका परसेंटेज 87% इंडियन थे उसमें। और उन्हें ब्रिटिश जो सैनिक थे, वहां ब्रिटिशर्स के जो सैनिक थे, जो ब्रिटिशर्स मूल रूप से ब्रिटिशर्स थे, उनसे निम्न दर्जे का, निम्न श्रेणी का माना जाता था। उनको हीन भावना से देखा जाता था। उनको सैलरी पेमेंट काफी कम दिया जाता था। उनको दूर दराज पोस्टिंग दी जाती थी, जो टफ एरियाज है वहां पोस्टिंग दी जाती थी। उनको घर से दूर रखा जाता था, उनकी उपेक्षा की जाती थी। और उसी रैंक के एक यूरोपीय सिपाही से कम वेतन दिया जाता था। रैंक सेम है लेकिन भारतीय है, इसलिए उसको वेतन कम दिया जाता था। घर से दूर उसको अलग अलग जो मुश्किल एरियाज है उनमें पोस्टिंग दी जाती थी। 1856 में 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने एक नया कानून जारी किया, जिसमें कहा कि कोई भी व्यक्ति जो कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो जरूरत पड़ने पे उसे समुद्र पार भी जाना पड़ेगा। यहां से भी लोगों में रोष पैदा हुआ। इसका मतलब ये हुआ समुद्र पार जाना पड़ेगा, तो लोगों में ये मैसेज डायरेक्ट गया कि अब जो इंडियंस हैं उनको वहां ब्रिटिशर्स के पार के लिए भी काम करना पड़ेगा ब्रिटेन जाके, या फिर कोई अगर उस टाइम पे ब्रिटिशर्स के लिए कोई कहीं पे दूसरी जगह कोई किसी तरीके का कोई वार शुरू हो रहा है या कुछ और है, तो ब्रिटिशर्स हम में से ही भेजेंगे। और ये लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था कानून 1856 में। और लॉर्ड कैनिंग उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड कैनिंग के बारे में पूछा जाता है, इसका पढ़ लेते हैं। चार्ल्स जॉन कैनिंग, इसका एक पूरा नाम है चार्ल्स जॉन कैनिंग। 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान ये भारत का गवर्नर जनरल था। उस टाइम पे गवर्नर जनरल की पोस्ट हुआ करती थी, वायसराय की पोस्ट नहीं थी 1857 तक। ये नोट कर लीजिए अच्छे से, या फिर ये जो आपने टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन कर रखी है तो आपको भेज दिया जाएगा ये सब। 1857 तक गवर्नर जनरल का ही पद हुआ करता था, वायसराय का नहीं था। 1858 में भारत का पहला वायसराय बना था, और वो कौन बना था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ही पहला वायसराय था, और आखिरी गवर्नर जनरल यही था।
अब इनके टाइम पे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जो घटनाएं हुई है वो देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाने में ये लॉर्ड कैनिंग सक्षम रहा। जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, इसको पारित करना जिससे भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत हुई, ये भी इन्होंने शुरू किया था। व्यपगत के सिद्धांत को वापस ले लिया गया था, जो 1857 के विद्रोह के मुख्य कारणों में से एक था। व्यपगत का सिद्धांत, राज्य हड़प की नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसको लॉर्ड कैनिंग ने वापस ले लिया था। जो क्रिमिनल प्रक्रिया है, क्रिमिनल प्रोसीजर्स हैं, जैसे आईपीसी, सीआरपीसी, ये सब इसी के टाइम पे शुरू हुई है। ये सीआरपीसी है और ये आईपीसी है, इंडियन पिनल कोड, ये भी लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे ही शुरू हुई थी। एक इंडियन कोर्ट एक्ट आया था, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, ये भी लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे ही इसने शुरू किया था। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है कि इनमें से कौन सा महत्वपूर्ण घटना या कौन सा अधिनियम, कौन सी चीजें लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे हुए। इमीडिएट कॉज क्या थे, ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है कि इमीडिएट कॉज क्या थे, तात्कालिक कारण क्या थे। जो 1857 का विद्रोह हुआ उसके तात्कालिक कारण सैनिक थे। एक अफवाह फैल गई थी कि उस टाइम पे जो राइफल थी उसमें गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता है। जो उस टाइम एनफील्ड राइफल थी उसमें गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता है, उसके जो कारतूस थे उनमें। और सिपाहियों को इन राइफलों को लोड करने के लिए पहले क्या करना पड़ता था, कारतूस को मुंह से खोलना पड़ता था। और लोगों को जब पता चला कि इसमें गाय और सुअर की चर्बी है तो फिर हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाहियों ने इसका इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। और लॉर्ड कैनिंग ने इस गलती के लिए संशोधन करने का प्रयास किया था। विवादित कारतूस वापस ले लिया गया, लेकिन इसकी वजह से कई जगहों पे जब तक अशांति फैल चुकी थी। आप एक सही बात है, उसको टाइम लगता है, लेकिन इस तरीके की चीजें बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाती है, तो ये बहुत तेजी से फैल चुकी थी लोगों में ये बात। और इसके विरोध में मंगल पांडे ने आवाज उठाई और उसने उस टाइम पे जो सीनियर थे उसके उन पे हमला कर दिया। मंगल पांडे ने 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फिर फांसी की सजा दे दी गई, इसी वजह से कि ये अटैक किया। 9 मई 1857, 9 मई 1857 को मेरठ में 85 भारतीय सैनिकों ने नए राइफल का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। मंगल पांडे की फांसी के बाद की बात है। और विरोध करने वाले सैनिकों को बाद में 10-10 साल की सजा दी गई। इन 85 सैनिकों को काफी सहा है लोगों ने आजादी के लिए उस टाइम। विद्रोह के केंद्र कौन से थे? विद्रोह ये पटना से और राजस्थान की सीमाओं तक फैला हुआ था। और जो मेन मुख्य केंद्र थे इसके, कानपुर, लखनऊ, बरेली, झांसी, ग्वालियर, बिहार का आरा जिला। तो ये ध्यान रखिएगा, मेन जो मुख्य केंद्र थे कानपुर, लखनऊ, बरेली, झांसी, ग्वालियर और बिहार का जो आरा जिला है वो शामिल थे। अब इसमें हम देखते हैं लखनऊ ये अवध की राजधानी हुआ करती थी और अवध के पूर्व राजा की बेगमों में से एक बेगम हजरत महल ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो लखनऊ से इसका नेतृत्व किसने किया था? 1857 का जो रिवोल्ट हुआ है, 1857 की जो क्रांति हुई है, उसका बेगम हजरत महल ने। कानपुर में इस विद्रोह का नेतृत्व है पेशवा बाजीराव द्वितीय के, ये अडॉप्ट पुत्र थे। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे नाना साहेब। नाना साहेब का असली नाम था दोंदू पंत, नाना दोंदू पंत, इन्होंने किया था। झांसी से 22 वर्षीय थी रानी लक्ष्मीबाई, इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था क्योंकि उनकी पति की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने उनके दत्तक पुत्र को झांसी के सिंहासन पे बैठने से इनकार कर दिया था। तो झांसी में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने। ग्वालियर में है, ग्वालियर में नाना साहब के सेनापति थे ये तात्या टोपे, इसके साथ मिलके और ग्वालियर तक मार्च किया था रानी लक्ष्मीबाई ने और उस पर कब्जा भी कर लिया था ग्वालियर पे। और ब्रिटिश सेनाओं के खिलाफ मजबूती से लड़ी, लेकिन अंत में अंग्रेजों से हार गई और ग्वालियर पे अंग्रेजों का कब्जा हो गया क्योंकि गेट अंदर से ही खोला गया था। इस देश का इतिहास देखिए, चाहे कोई सी भी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, हार जब भी मिली है जब जो हमारे अपने हैं उन्होंने ही धोखा किया होगा। तो यहाँ पे भी ये गेट अंदर से ही खुले थे।
बिहार इसका विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। कई बार ये पूछ लिया जाता है आरा से बिहार 1857 में किसने नेतृत्व किया, तो ये बिहार के आरा से थे और जगदीशपुर बिहार के एक शाही घराने में से एक था ये। कुंवर सिंह का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, ये नोट कीजिएगा। अब इसका दमन और विद्रोह 1857 का ये 1 साल से ज्यादा समय तक चला है और इसे 1858 के मध्य में दबा दिया। मेरठ में विद्रोह भड़का था शुरू में, उसके 14 महीने बाद 8 जुलाई 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने शांति की घोषणा की। ये डेट याद रख लीजिएगा, 8 जुलाई 1858। अब जो हम इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर रहे हैं, दिल्ली विद्रोह का स्थान, वहां पे लीडर कौन था और किस ब्रिटिश अधिकारी ने इस विद्रोह को दबाया। दिल्ली में इसको बहादुर शाह द्वितीय ने लीड किया था और जॉन निकोलसन ने इस विद्रोह को वहां पे सप्रेस कर दिया था, दबा दिया था। थोड़े दिन चला फिर दबा दिया। लखनऊ में बेगम हजरत महल और इस विद्रोह को यहाँ किसने दबाया, हेनरी लॉरेंस थे यहाँ ब्रिटिश अधिकारी। कानपुर में नाना साहब ने लीड किया था और कॉलिन कैंपवेल थे ब्रिटिश अधिकारी, इन्होंने दबा दिया था। झांसी और ग्वालियर में लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे, जनरल ह्यूग रोज, इनका क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर। बरेली में ये खान बहादुर खान थे और इसको किसने दबाया, कॉलिन कैंपवेल ही थे जो कानपुर वाले थे। इलाहाबाद और बनारस में मौलवी लियाकत अली ने लीड किया था और कर्नल ऑनसेल थे, इन्होंने यहाँ इसको दबा दिया था। बिहार में कुंवर सिंह थे और विलियम टेलर। ये कुछ इंपॉर्टेंट थे जो आपको याद रखने हैं, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए आप वेबसाइट पे जाके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा, तो इस पे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा, आपका सपोर्ट मिलता रहेगा इससे। और आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहती है, चाहे एग्जाम से रिलेटेड हो। और यहाँ पे आपको अभी पहली बार ही नहीं, पिछले कई सालों से इसकी तैयारी करवा रहे हैं। और अगर आप रेगुलर टेस्ट सीरीज फॉलो करते हैं या इसको कोर्स को फॉलो करते हैं तो आपको इसके अलावा कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं। विद्रोह की असफलता के क्या कारण थे, ये जो 1857 का विद्रोह था, क्रांति थी, रिवोल्ट था, ये विफल क्यों रहा, सक्सेस क्यों नहीं हुआ। मत प्रभाव, हालांकि विद्रोह ये काफी बड़ा था लेकिन देश का एक बड़ा हिस्सा इससे अप्रभावित रहा। देश के एक बड़े हिस्से में इसका प्रभाव नहीं था। मेनली जो दोआब रीजन है वहीं तक सीमित था, जैसे सिंध हो गया, राजपूताना, कश्मीर और पंजाब का अधिकांश भाग, वहीं तक ये सीमित था। बड़ी रियासतें जो थी जैसे हैदराबाद, मैसूर, त्रावणकोर, कश्मीर का कुछ एरिया, राजपूताना का भी कुछ लोग इसमें शामिल नहीं थे। ये राजपूताना उस टाइम राजपूताना राजस्थान हुआ करता। दक्षिणी प्रांतों ने इसमें बिल्कुल भाग नहीं लिया था। जो सदर्न प्रोविंस है, साउथ के रीजन थे, उस टाइम पे उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। उसकी बड़ी वजह यह भी हो सकती है क्योंकि उस टाइम पे अंग्रेजों का जो पूरा दबदबा था वो इस रीजन में, मद्रास हो गया या फिर उस टाइम बंगाल था, ये आपका तमिलनाडु का इधर का पूरा रीजन है, यहाँ अंग्रेजों का काफी दबदबा था। यहाँ अंग्रेजों के खिलाफ आसान नहीं था खड़ा होना। प्रभावी नेतृत्व नहीं था, कोई लीडरशिप नहीं था, कोई ऐसा नहीं था जो पूरे रिवोल्ट को, इस पूरे आंदोलन को लीड कर सके, प्रभावी तरीके से नेतृत्व कर सके। हालांकि ये सब ब्रेव लीडर्स थे, बहादुर नेता थे, बहादुर थे नाना साहब, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, लेकिन कोई पूरे एक उसको इनके बीच में जो समन्वय होना चाहिए था उस तरीके से ये नेतृत्व नहीं कर सके, अपने अपने एरियाज में कर रहे थे। संसाधनों की कमी थी क्योंकि उस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पावर थी, रेल, डाक, तार, परिवहन और संचार के जो सभी साधन थे अंग्रेजों के अधीन थे। और विद्रोह कर रहे थे, उनके पास ना तो हथियार था और ना कोई फाइनेंशियल सपोर्ट था। और इस तरीके का जो करते हैं आंदोलन, रिवोल्ट, क्रांति, उसके लिए दोनों चीजों की जरूरत होती है। आपके पास लड़ने के लिए भी होना चाहिए और धन की भी मदद मिलनी चाहिए। मध्यम वर्ग की भागीदारी नहीं थी। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त मध्यम वर्ग, बंगाल के अमीर व्यापारी, जमींदारी जो थे, उन्होंने विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों की मदद की थी। ये वही लोग थे जिन्होंने अंग्रेजों की मदद की थी। और इस विद्रोह का परिणाम क्या हुआ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आप इसको जरूर पढ़िए। कंपनी शासन का अंत हो गया।
1857 का जो एक महान विद्रोह हुआ था, उसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी का एंड हो गया, इसका खात्मा हुआ और यहां से डायरेक्ट ब्रिटिश रूल शुरू हो गया था, ब्रिटिश राज प्रत्यक्ष शासन शुरू हो गया था और ब्रिटिशर्स ने जो ब्रिटेन से यहाँ को चलाया जा रहा था देश में, अब डायरेक्ट ब्रिटिश रूल आ गया था इसके बाद। और इसकी घोषणा जो ब्रिटिशर्स थे सीधा उन्होंने अपने हाथों में ले ली थी। इसकी घोषणा पहले वायसराय जो लॉर्ड कैनिंग थे उन्होंने इलाहाबाद में की थी और भारतीय जो प्रशासन था उसको महारानी विक्टोरिया ने अपने अधिकार में ले लिया था और जिसका प्रभाव ब्रिटिश संसद पे भी पड़ा। धार्मिक सहिष्णुता, अंग्रेजों ने वादा किया कि वो भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों और परंपराओं का सम्मान करेंगे। ये 1857 का जो रिवोल्ट हुआ उसके बाद अंग्रेजों को समझ में आया कि लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाज, उनकी परंपराएं हैं, उनका रेस्पेक्ट करना ही पड़ेगा। कई एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हुए, सामाजिक परिवर्तन हुए। भारत का जो गवर्नर जनरल का पद था उसको वायसराय के पद से स्थानांतरित कर दिया गया। ये एक इंपॉर्टेंट आउटकम था इसका। भारतीय शासकों के अधिकारों को भी मान्यता दी गई, जो उस टाइम पे राजा रजवाड़े थे उनका जो अधिकार थे उनको भी मान्यता दी गई और जो व्यपगत का सिद्धांत था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स उसको भी समाप्त कर दिया गया। ये सभी इसके परिणाम माने जाते हैं। अपनी रियासतों को जो अडॉप्ट करने की छूट नहीं थी, दत्तक पुत्र, वो भी अंग्रेजों ने इसकी छूट दे दी थी। सैन्य पुनर्गठन हुआ। अब इसमें यह बड़ा बदलाव हुआ कि सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम कर दिया गया और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया गया। लेकिन जो शास्त्रागार था वो ब्रिटिश शासन के हाथों में चला गया। शास्त्रागार अब ब्रिटिश शासन के हाथों में चला गया और बंगाल की सेना को प्रभुत्व को समाप्त करने के लिए योजना बनाई गई थी। इसका निष्कर्ष क्या था? इसकी वजह से भारतीय समाज के जो कई वर्ग थे वो एकजुट हुए और एक नए जो नेशनलिज्म है, राष्ट्रीयता है, भारतीय राष्ट्रवाद है, उसका एक काफी डीप में बीज बोया गया। इसकी वजह से इस पे कुछ बुक्स लिखी गई है 1857 के विद्रोह पे। वीडी सावरकर की बुक है, विनायक दामोदर सावरकर द्वारा, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ये इनकी बुक है। पूरनचंद जोशी की बुक है, रिबेलियन 1857 ए सिंपोजियम, ये पूरनचंद जोशी की है। जॉर्ज ब्रूस मलेशन की बुक है, द इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857। क्रिस्टोफर हिवर्ट की बुक है, ग्रेट म्यूटिनी। और इकबाल हुसैन की बुक है, रिलीजन एंड आइडियोलॉजी ऑफ द रिबेल ऑफ 1857। ये बुक्स हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है आपसे और हम पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं, आगे भी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करेंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर आप एक बार वीडियो देख लीजिए। इसके बाद में आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, फिर आप उसको पीडीएफ को पढ़िए। उसके बाद में जब प्रैक्टिस टेस्ट मिलेगा आपको तो इस टॉपिक पे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, फिर आपको रिवीजन हो जाएगा। तो यहां से पढ़ाई और रिवीजन तीन चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। खान मोहम्मद सादिक द्वारा एक्सकैवेशन ऑफ ट्रूथ, अनसंग हीरोज ऑफ 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये बुक भी खान मोहम्मद सादिक खान की है 1857 की क्रांति पे। और भी कोई क्वेरी है आप पूछ लीजिएगा, चैनल पे बने रहिए। यहाँ आपको पूरा कोर्स करवाया जाएगा, टेस्ट सीरीज करवाई जा रही है, रेगुलर आप चाहे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।